नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में सारी बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आपको दिखाने की कोशिश। मैं हूं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुक्रिया रूबिका। और इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं महाराष्ट्र से जो आ रही है। महाराष्ट्र में हुए आर्मी परीक्षा पेपर लीक के बाद देश भर में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षा 1 महीने बाद होगी, फिलहाल ऐसी खबर है। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा है कि पेपर लीक की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द ये रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। महाराष्ट्र के ठाणे क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि आर्मी भर्ती की परीक्षा देने के लिए जो छात्र शहर के होटलों में ठहरे हुए हैं, उन तक परीक्षा का पर्चा पहले ही पहुंच चुका है। खबर मिलने के बाद ठाणे, नागपुर और गोवा में लगभग एक समय पर होटलों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने 350 से ज्यादा छात्रों से पूछताछ की है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद 18 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आर्मी भर्ती का पेपर 2-2 लाख रुपए तक में बिका। पहले तो 2.5 लाख मांग रहे थे, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। हाँ, नागपुर से कॉल आया था मुझे, मेरे पास नंबर भी है, और मुझे 24 तारीख को कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तभी आपको पैसे देने हैं। सेना में टेक्निकल, सेंट्रल ड्यूटी और क्राफ्टमैनशिप जैसे पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का आयोजन महाराष्ट्र, गोवा समेत देश के कई हिस्सों में किया गया था। गोवा पुलिस ने भी आर्मी पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। पेपर लीक कांड में कई बड़े लोगों का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 350 से ज्यादा छात्रों से पूछताछ की है। पुलिस कुछ आरोपी छात्रों को भी गिरफ्तार कर सकती है। उधर गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गुजरात में आतंकी संगठन आईएसआईएस के संदिग्धों की ये पहली गिरफ्तारी है। गुजरात एटीएस ने एक संदिग्ध को राजकोट से तो दूसरे को भावनगर से पकड़ा। आरोप है कि ये दोनों राजकोट के चोटीला मंदिर के पास धमाके की साजिश रच रहे थे। वसीम की उम्र 30 साल और नईम की उम्र 26 साल है। बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई हैं। एटीएस ने दोनों के पास से गन पाउडर, बम बनाने का फार्मूला और कुछ और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में दोनों ने कबूला है कि वो 2 साल से आईएसआईएस के हैंडलर के संपर्क में थे। हैंडलर का प्रोफाइल नाम बिग कैट बताया जा रहा है। इन्होंने एक ही जगह पर रेकी किया था, ऐसे हमें पता लगा है। खास करके चोटीला में इन्होंने रेकी किया था और वो लोग बॉम्ब प्लांट करने का और लोन वुल्फ अटैक जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार की ये आईएसआईएस की जो आइडियोलॉजी है, इनकी एक थियरी है, उसके मुताबिक वो लोग अटैक करने वाले थे, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। गिरफ्तार आईएसआईएस संदिग्धों ने 15 दिन पहले भी गुजरात के एक धार्मिक स्थल पर हमले का प्लान बनाया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी वसीम ने एमसीए और नईम ने बीसीए की डिग्री ली हुई है। एनआईए ने जनवरी 2017 में भी हैदराबाद समेत कई शहरों में छापे मारकर आईएसआईएस के 14 संदिग्धों को पकड़ा था। एनआईए ने जून 2016 में हैदराबाद में कई ठिकानों पर छापे मारकर आईएसआईएस के 11 संदिग्ध हिरासत में लिए थे। हैदराबाद में संदिग्धों के पास से आईएसआईएस से जुड़े पर्चे, गोला बारूद और विदेशी मुद्रा भी मिली थी। वैसे चोटीला चामुंडा माता मंदिर गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक पहाड़ी पर है, जहां हर वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। राजकोट में कुछ दिन पहले भी बम बरामद हुए थे। उरी हमले में आतंकियों की मदद करने के दोनों आरोपियों को भारत रिहा कर सकता है। दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक फैजल हुसैन अवान और एहसान खुर्शीद के खिलाफ सबूत न जुटा पाने के बाद एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सेना को भी सूचना दे दी है। इसके बाद पीओके के रहने वाले इन दोनों लड़कों की अब सिर्फ घर वापसी की तारीख तय होना बाकी है। 18 सितंबर 2016 को सेना के उरी कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। अवान और एहसान पर आरोप था कि इन दोनों ने ही आतंकियों को उरी कैंप तक पहुंचाने में गाइड की भूमिका निभाई थी। 18 सितंबर 2016 उरी में 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर 4 आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 19 जवान मारे गए। 21 सितंबर 2016 को सेना ने एलओसी के पास से फैजल हुसैन अवान और एहसान खुर्शीद को गिरफ्तार किया। 24 सितंबर 2016 को सेना ने कहा कि अवान और एहसान जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करते थे। अवान और एहसान के परिवार ने कहा कि दोनों बच्चे से हैं और गलती से एलओसी पर चले गए थे। 21 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने गलती से सीमा पार गए सैनिक चंदू चौहान को भारत को लौटा दिया था।
इस बीच पाकिस्तान ने 2 कश्मीरी लड़कों को आज भारत को वापस लौटा दिया। एक लड़का 3 साल पहले और दूसरा 2 साल पहले गलती से सीमा पार किया था। उधर लीबिया में आतंकी संगठन ISIS के चंगुल से 2 साल बाद छूटे डॉक्टर राममूर्ति भारत वापस लौट आए हैं। अपने शरीर पर हैवानियत के निशान दिखाते डॉक्टर राममूर्ति हैं, जो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की कैद में 2 साल रहने के बाद अब जाकर भारत लौट पाए हैं। आंध्र प्रदेश के झुलूर के रहने वाले डॉक्टर राममूर्ति को 2015 में लीबिया में IS के आतंकियों ने बंदी बना लिया था। भारत सरकार और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर राममूर्ति को मुक्त कराया है। देश लौटने पर राममूर्ति ने PM मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का आभार जताया। Linked once again to our officials and our PM who has done so much hard work to save me from this organization and brought me back to our India. राममूर्ति ने IS के आतंकियों के जुल्म की दास्तान सुनाते हुए बताया कि उन्हें कैद खाने में रखा जाता था और हमेशा डराया धमकाया जाता था। डॉक्टर राममूर्ति के मुताबिक जैसे ही IS को उनके डॉक्टर होने का पता चला तो उन्हें घायल आतंकियों का इलाज करने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान उन्हें 3 गोलियां भी लगी। आतंकी संगठन ISIS ने 2014 में इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दिसंबर 2015 तक पूर्वी सीरिया के भी बड़े हिस्से पर ISIS ने कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र ISIS को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस समेत कई देशों की सेनाएं ISIS के खिलाफ लड़ रहे हैं। इराकी सेना ने ISIS को खदेड़कर कई अहम शहर मुक्त करा लिए हैं। वैसे डॉक्टर राममूर्ति ने यह भी बताया है कि जेल में रहते हुए वो 2 और भारतीयों से भी मिले थे। यूपी में 5वें दौर की वोटिंग शुरू होने में बस 15 घंटे रह गए हैं। छठे दौर के प्रचार में पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले और तेज कर दिए हैं। यूपी में 5वें दौर का मतदान समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि 2012 में इन 52 सीटों में से 37 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। कांग्रेस की परीक्षा अमेठी में 4 सीटों पर है। चुनाव से पहले पार्टियों में फिर जमकर दावों के तीर चले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और CM अखिलेश यादव ने महाराजगंज में रैली की तो मायावती ने बलिया में दोनों पर निशाना साधा। मोदी जी ने एक साथ इसरो के माध्यम से दुनिया भर के कई देशों के 104 सैटेलाइटों को छोड़ने का काम किया और राहुल जी अभी पंक्चर हुई साइकिल को धक्का लगाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को ना देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और जब वो भाषण पढ़ती है उनकी सभा में पता कर लेना आधे से ज्यादा लोग सो रहे होते हैं। ये बीजेपी से कब रक्षाबंधन मनाने कोई नहीं जानता। छठे दौर के प्रचार के लिए कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव PM मोदी के क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करेंगे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पहले ही वाराणसी में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। 5वें चरण में आलापुर सीट पर चुनाव समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के निधन से टल गया है। 2012 में 52 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को सिर्फ 5-5 और BSP को 3 सीटें मिली थी। 5वें चरण के चुनाव में अखिलेश यादव के दागी मंत्री गायत्री प्रजापति का भी चुनाव है। देवरिया रैली में लालू यादव ने PM पर निशाना साधा। कहा यूपी के लोग बूढ़े लोगों को गोद नहीं लेते। पी चिदम्बरम के कश्मीर पर बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और चिदम्बरम को आड़े हाथों लिया है। चिदम्बरम के कश्मीर पर दिए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। शुक्रवार को हैदराबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि हम कश्मीर को लगभग खो चुके हैं। Many of you may not believe me, but Kashmir is nearly lost today. चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया। कहा कि आजादी के बाद से ज्यादातर वक्त कांग्रेस ने ही देश पर राज किया है, इसलिए कश्मीर समस्या भी कांग्रेस की ही देन है। सबसे पहली बात तो ये कि चिदम्बरम साहब को काश कोई ये याद करवाए कि जो वैसा कह रहे हैं तो शायद वो अपने बारे में कह रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद के 70 वर्षों में अधिकतर समय चिदम्बरम जी और उनकी पार्टी का ही शासन रहा, केंद्र में भी और प्रदेश में। मुझे लग रहा है कि चाहे वो चिदम्बरम साहब हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, या चाहे और भी ये तमाम के तमाम कुनबा हो, ये कहीं ना कहीं जो है वो देश में अलगाववादी मानसिकता, ऐसी मानसिकता जो देश में बिखराव और टकराव पैदा करने में शामिल है, उसको उसके मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं।
फारूक अब्दुल्ला ने 24 फरवरी को कश्मीर के हक को लेकर विवादित बयान दिया था। जी न्यूज को सफाई देते हुए फारूक ने कहा था कि वो कश्मीरी युवाओं को बंदूक उठाने के लिए नहीं भड़का रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पहले भी संसद में पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताने पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अगस्त 2016 में कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर कह दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस से कहा है कि वो चिदम्बरम के बयान पर अपना रुख साफ करे, खंडन करे या निंदा करे। वहीं हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज आज काला दिवस मना रहा है। इसे देखते हुए कई जिलों में कड़े सुरक्षा इंतजाम। हरियाणा में जाट समाज के लोगों ने कुछ इस तरह सिर पर काला कपड़ा बांधकर काला दिवस मनाया। रोहतक में जाट समाज के लोग ट्रैक्टरों में बैठकर धरना स्थल पर पहुंचे। प्रशासन ने भी एहतियातन पूरे रोहतक में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। शहर के प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, तो वहीं रोहतक में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई। जींद में भी काला दिवस मनाने जाट समाज की महिलाएं काला कपड़ा सिर पर बांधकर प्रदर्शन करने पहुंची। पानीपत में काला दिवस मनाने के लिए जाट समाज के लोग धरना स्थलों पर जुटे। प्रशासन ने शहर के संवेदनशील इलाकों पर पुलिस के अलावा दूसरे सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी तैनात की हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण के लिए 29 जनवरी 2017 से धरने पर बैठे हैं। 19 फरवरी को जाटों ने बलिदान दिवस मनाया था। फरवरी 2016 में जाट आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में करीब 30 लोग मारे गए थे। 2016 में सोनीपत, रोहतक, झज्जर और पानीपत में कई जगह हिंसा और आगजनी हुई थी। हरियाणा में कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष SYL और जाट आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है।